हाँ, लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था फेडरलिज्म वाला, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो है लगभग 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं। उन क्लासेस में मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हम फेडरलिज्म जो है या फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं। फेडरल सिस्टम को बताने के साथ साथ मैंने आपको जो है फेडरल के साथ एक सिस्टम और समझाया था पावर का, जिसको हमने नाम दिया था यूनिटरी सिस्टम। आई थिंक आपको पता होगा कि यूनिटरी और फेडरल में क्या डिफरेंस होता है। आफ्टर दैट जब हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे थे तो फेडरल सिस्टम के अंदर मैं जो है 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फेडरेशन जो है वो बनता कैसे हैं। 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन में आपने एक फेडरेशन देखा था कमिंग टुगेदर और दूसरा देखा था होल्डिंग टुगेदर। क्लियर था? उसके बाद जो है की फीचर्स हमारे हो गए थे फेडरल सिस्टम के, क्या क्या की फीचर होते हैं। आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे जिनके कारण इंडिया में क्या था कि हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो सही तरीके से रन हो पा रहा है। उन पॉइंट्स में आपने देखा था जनरली जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट क्या था, लिस्ट को लेकर ही था। हमने ये देखा कि हमारे इंडिया में जो लॉ बनाया जाता है उस लॉ को बनाने के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे और उन टॉपिक को हमने क्या कर रखा है, लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। टोटल लिस्ट जो है वो मैंने 4 टाइप्स की आपको लिस्ट समझा दी थी, जिनमें एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है जिसको आप सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं। मैंने ये बताया था कि यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट जो है उसके जो टॉपिक होंगे उन टॉपिक्स पर लॉ बनाने का राइट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। इज इट क्लियर? उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने देखा था स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में जो है जो टॉपिक इंक्लूड किए जाते हैं उन पर लॉ बनाने का राइट पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। आफ्टर दैट अगला जो लिस्ट था अपना कॉन्करेंट लिस्ट था। कॉन्करेंट में मैंने बताया कि इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है लॉ बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। क्लियर है क्या? आपको कोई डाउट है इसको लेकर? नहीं? देन मैंने कॉन्करेंट में आपको बताया था कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पर लॉ बना रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बनाया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया है, और अगर उनको लेकर कोई डिस्प्यूट है तो जो है उनमें से कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होगा वही जो है वहाँ पर माना जाएगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। देन लास्ट जो लिस्ट थी अपनी वो थी रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी लिस्ट के अंदर मैंने बताया कि कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था उस टाइम इंक्लूड नहीं किए गए, तो वो टॉपिक जो है कुछ नए इशू हैं, नए टॉपिक्स हैं जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो उन सारे जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको हम किस में ऐड करते हैं, रेजिडरी लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं। इन टॉपिक्स पर लॉ बनाने का राइट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स हमारी पार्लियामेंट के पास होता है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई क्या? इतना मैं आपको पढ़ा चुका था। उसके बाद हम लोग जो है कुछ स्पेशल स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे। स्पेशल स्टेटस में मैंने बताया कि आपने ये देखा है अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में आपने देखा कि इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो करता है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होगा, वहाँ पर जनरली गवर्नमेंट के जो है 2 लेवल तो होंगे, बट आपने ये देखा है जैसे 2 लेवल में एक लेवल सेंट्रल है और दूसरा कौन सा है, स्टेट। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जो स्टेट लेवल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। सबऑर्डिनेट पता है आप लोगों को? सबऑर्डिनेट होने का मीनिंग क्या है कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है वैसा क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेशन है वो 100% यहाँ पर जो है इंडिया में नहीं है। 100% नहीं होने का सेंस क्या है कि कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। क्लियर हो गई बात? अगली बात मैंने ये कहा था कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उनमें 2 स्टेट्स को लेकर उनके बीच में जो पावर्स है वो अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल का सेंस क्या है, कुछ स्टेट क्या हो सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और कुछ स्टेट उसके कंपैरिजन में क्या होंगे, कम पावरफुल होंगे। ऐसा करके मैं आपको कुछ समझा चुका था, जिनमें अगर एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने बात की, कुछ स्टेट्स लिए थे जिसमें एक मेजर स्टेट जो है वो कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर। मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के थ्रू इसको हमने क्या कर रखा था, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा था। कुछ याद आया आप लोगों को? अरे हाँ या ना? मैंने वहाँ के किंग हरि सिंह की स्टोरी आपको बता रखी है कि हरि सिंह के कारण जो है इसको स्पेशल स्टेटस को प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा मैंने कुछ 7 सिस्टर्स नाम से कुछ और स्टेट्स भी बताए थे, याद है? जिनमें आपको जो है आपने नाम सुने होंगे, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। ऐसे स्टेट्स जो है इनको हमने क्या कर रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है। दैट मीन्स जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है वहाँ पर सारे स्टेट जो है उनमें सेम पावर या इक्वल डिवीजन जो है पावर का नहीं होता। कुछ स्टेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ कम होते हैं। एज इट इज़ यहाँ पर जो है ये तो बात हो गई थी कश्मीर की।
उसके बाद मैं बात कर रहा था आपको जो है यूनियन टेरिटरीज को लेकर। यूनियन टेरिटरीज में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया हैं जो डिवाइडेड हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया उनका एक नहीं है। जैसे मैंने अंडमान एंड निकोबार की बात की थी, लक्षद्वीप की बात की थी, मैंने कहा था ये जो है इनका ज्योग्राफिकल एरिया एक जैसा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड से छोटे छोटे आइलैंड है, कोई यहाँ पर है तो दूसरा वहाँ पर है, इनका एरिया क्या है, डिवाइड है। एक बात तो ये कही। दूसरी मैंने ये कही थी कि इनका जो स्टेटस है वो स्टेट बनने के लायक नहीं है। स्टेट बनने के लायक नहीं का मतलब क्या है, इनका एरिया कैसा है, छोटा। दैट मीन्स ये स्टेट नहीं बन सकते। तो ऐसे जो एरिया है उनको हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर रखा है, यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर रखा है। इनके बारे में मैंने आपको ये बात कही थी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। दैट मीन्स यूनियन टेरिटरीज को लेकर किसी भी तरह का कोई राइट बनाना है, लॉ बनाना है, कोई एक्शन लेना है या उसको गवर्न करना है तो गवर्न कौन करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट मैंने कहा था कि हमारा इंडिया में जो है पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है इंडिया का, जो फेडरल सिस्टम आप देखते हैं, इसको चेंज करना इजीली जो है पॉसिबल नहीं है। इजीली पॉसिबल क्यों नहीं है? चेंज करने का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम क्या है कि पहले हमें जो है उसको हमारी जो पार्लियामेंट है उसके दोनों हाउस से उस तरह का जो बिल होगा वहाँ से पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होगा। देन इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा वहाँ पर उस बिल को भेजा जाएगा। और अगर आधे से ज़्यादा स्टेट्स अगर उस पर अप्रूवल देते हैं तभी आप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम मैं आपको पूरा जो है पहले समझा चुका हूँ। आज की क्लास में हमें जो बात करनी है कि इंडिया का जो हिस्ट्री देखना है कि कैसे हमने जो है इंडिया में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया था, या हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम कौन कौन से फैक्टर्स के कारण सक्सेसफुली जो है आज भी रन होता आ रहा है। उनमें सबसे पहला एफर्ट जो है, सबसे पहला ट्राई हमने जो किया था इंडिया को फेडरल बनाने के लिए, वो हमारा पहला एफर्ट जो था वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं? अगर आप जो है प्रेजेंट टाइम इंडिया का मैप देखें और एक 1947 के टाइम का इंडिया का अगर मैप देखें तो उन दोनों मैप में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंस क्या होगा कि उस टाइम जब सबसे पहले जब इंडिया फ्री हुआ था उस टाइम पीरियड में जब हमने जो स्टेट्स बनाए थे इंडिया में, जैसे आज स्टेट्स प्रेजेंट हैं, उस टाइम जो स्टेट थे वो किस बेस पर हमने बनाए थे, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट क्रिएट किए थे। लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट क्रिएट करने का सेंस क्या है, जो लोग जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ जितने सिटीजन्स हैं उन सबकी लैंग्वेज कैसी है, सेम है। तो सभी लोगों को जो है जब सेम लैंग्वेज थी उनको मिलाकर उस पूरे सेम लैंग्वेज वाले ज्योग्राफिकल एरिया को हमने क्या बना दिया, एक स्टेट बना दिया। सच एज आपने एक नाम सुना होगा मराठा, सुना है आपने? मराठा जो है एक पूरा स्टेट था। मराठा किसको मिलकर बना था? गुजरात और महाराष्ट्र का जो एरिया था, जो प्रेजेंट टाइम में गुजरात और महाराष्ट्र हैं, ये दोनों पूरे एक ही एरिया थे और उसको मराठा कहा जाता था। मराठा क्यों कहते थे? वहाँ के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, मराठी लैंग्वेज यूज किया करते थे। तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता आया है। हमने पहले जो है सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का क्रिएशन करना स्टार्ट किया था। समझ में आई कुछ बात? देखें यहाँ पर, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। कि इंडिया में सबसे पहला फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने का जो पहला एफर्ट किया गया था वो क्या था, हमने क्रिएशन किया किसका, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का। इसका मीनिंग क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पर हमने क्या किया, इंडिया में स्टेट्स क्रिएट किए। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इंडिया जो है कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहा है, होल्डिंग इट टुगेदर को। होल्डिंग इट टुगेदर में क्या होता है, हमारे पास एक बड़ी सी क्या होगी, यूनिट अवेलेबल होगी। ऐसा कुछ देखा था आपने? आफ्टर दैट हम उस बड़ी यूनिट को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बड़ी जो लार्जर यूनिट है उसको हमने क्या नाम दिया था, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्मॉलर यूनिट है उसको हमने क्या नाम दिया था, स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास पहले बड़ी यूनिट अवेलेबल थी इंडिया में, पूरा इंडिया एक ज्योग्राफिकल एरिया था। बाद में हमने उसको स्टेट में डिवाइड किया, तो वो जो डिवीजन किया स्टेट का वो किस बेस पर किया, हमने डिवीजन जो किया था स्टेट का वो किसके बेसिस पर किया, लैंग्वेज के बेसिस पर। समझ में आया? ये पहला एफर्ट इंडिया में किया गया था लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को क्रिएट करने का। क्लियर हो गई बात? देखिए इसी के बारे में आगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 the boundaries of several old states was changed in order to create new state। कि उस टाइम हमने क्या किया कि नए नए स्टेट क्रिएट किए थे। अब कैसे किए, जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर एक मेवाड़ था, सुना है आपने? मेवाड़ पूरा एक स्टेट था राजस्थान में, मारवाड़ था। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कैसी, एक जैसी सिमिलर लैंग्वेज है।
तो इन सिमिलर लैंग्वेज को, जैसे पहले मेवाड़ की जो बाउंड्री है वो अलग थी और मारवाड़ की बाउंड्री क्या थी, अलग थी। हमने क्या कर दिया, इन दोनों एरिया को मर्ज कर दिया और मर्ज करके जो लैंग्वेज थी दोनों की क्या हो गई, कॉमन हो गई और कॉमन बना के एक बड़ा स्टेट बना दिया और उसको नाम दे दिया था राजपूताना। क्लियर। तो ये जो स्टेट बनाए हैं आपने 1947 में, ये लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए थे और इसी को हमने क्या नाम दिया है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स नाम दिया। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? देखिए इसी के आगे, This was done to ensure that the people who spoke the same language lived in the same state। ऐसा इसलिए किया गया कि ऐसे लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको क्या किया जाए, एक ही सेम जो है ज्योग्राफिकल एरिया में रख दिया जाए। अब मुझे आप बताएं, अगर इस तरह से आप करते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर आप स्टेट का क्रिएशन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है क्या? यस और नो? कहीं ना कहीं कंट्री के लिए खतरा है या नहीं? इन फ्यूचर वो जो स्टेट है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का एफर्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि उनका पूरा एरिया क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, उनका पूरा यूनियन बन चुका है। समझ में आई बात? तो एट लास्ट क्या हुआ, बाय नेशनल लीडर्स फियर टू क्रिएट लिंग्विस्टिक स्टेट्स वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कि हमारे जो इंडिया के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनको लगा कि इस तरह से आप जो स्टेट क्रिएट कर रहे हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, उससे क्या होगा, कंट्री की जो यूनिटी है वो नहीं बनी रहेगी, डिसइंटीग्रेशन होगा कंट्री का। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस एफर्ट को जो है कुछ टाइम के लिए उस समय क्या कर दिया था, रोक दिया था। समझ में आया लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होता है? हमने पहला एफर्ट जो किया था वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएट करने का ही किया है। दैट मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पर हमने स्टेट बनाए। बट बाद में जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने सोचा इस तरह से हम अगर स्टेट बनाएंगे, कंट्री को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने देखा है हमने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को फॉलो किया और कंट्री को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो डिवाइड हमने लैंग्वेज के बेसिस पर कर दिया, जो क्या था, गलत था। इस कारण इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने क्या कर दिया, होल्ड ही रखा और ये हमेशा ही होल्ड रहा। बाद में इसको जो है वापस कंटिन्यू नहीं किया। ये हमारा पहला एफर्ट था। सेकेंड एफर्ट और हमने क्या किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकेंड दे रखा है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है, जैसे आपको मैंने एक टर्म पहले समझाया था जो है लास्ट क्लास में, मैंने आपको जो है एक टर्म समझाया था और वो टर्म था सेक्युलरिज्म। याद है कुछ? यस और नो? सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? हाँ, कि जो कंट्री है उस कंट्री का क्या नहीं होगा, कोई ऑफिशियल जो रिलीजन है कंट्री का नहीं होगा। दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट किसी को जो है फोर्स नहीं करेगी कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करें, जो है फॉलो करें। ऐसा कुछ सुना है? एज इट इज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था, किसका? श्रीलंका का। आपने जब श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, आपने ये देखा था कि श्रीलंका में जो पावर हैं वो डिसेंट्रलाइज किए जा रहे थे और डिसेंट्रलाइज जब किए थे तो उन्होंने एक एफर्ट वहाँ पर लिया था। वहाँ की एक लैंग्वेज थी, कौन सी? सिंहला। इस सिंहला लैंग्वेज को उन लोगों ने क्या कर दिया, कंट्री की, बोलो, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मीनिंग पता है आप लोगों को? दैट मीन्स वहाँ पर जो भी काम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंहला लैंग्वेज में ही होंगे। कहाँ की बात है ये? श्रीलंका की। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस तरह से किसी भी लैंग्वेज को जो है प्रमोट नहीं किया। समझ में आया? हम किसी भी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने जो है किसी भी लैंग्वेज को इंडिया में जो है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए किसी भी लैंग्वेज को क्या नहीं बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। अब जब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कुछ लैंग्वेज का प्रोविजन तो किया होगा, बताओ यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज के बारे में लिखा तो होगा, आपने ऑफिशियल नहीं बनाया बट लैंग्वेज का जो है वहाँ पर जिक्र तो किया है। टोटल कितनी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? टोटल हमने जो है 22 लैंग्वेज को क्या बनाया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया है। क्या बनाया है? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। दैट मीन्स हम लोग जो है हमारी कंट्री या हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल की हो, वो किसी भी लैंग्वेज को जो है प्रमोट नहीं करेगी। कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी। बट आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है। टोटल कितनी लैंग्वेज का? 22 लैंग्वेज का। आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आप हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करें या आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करें। इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज के मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिए थे, इन शेड्यूल्ड लैंग्वेज के एग्जांपल दिए थे, याद है आप लोगों को? सच इज हिंदी हमारी जो है वो क्या है, एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है? एक टर्म में ले रहा हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज,
और दूसरा टर्म कौन सा है, शेड्यूल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या हो जाएगी, जो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको इम्पोज करेगी, लोगों के ऊपर जबरदस्ती जो है फोर्स करेगी, वो तो होगी ऑफिशियल। और शेड्यूल लैंग्वेज का मीनिंग क्या है कि आप इनमें से किसी भी लैंग्वेज का यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए कर सकते हैं। समझ में आया, जिसमें आपकी हिंदी भी है, हिंदी के अलावा अगर और बात करें, इंग्लिश है, सिंधी है, गुजराती है, उर्दू है, पंजाबी है, ये आपकी सारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर हुआ। इन फ्यूचर जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहां पर जो पेपर आता है वो पेपर भी इन 22 लैंग्वेज में क्या होता है, अवेलेबल होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। कुछ समझ में आया। बट इसको अगर आप श्रीलंका से कंपेयर करें तो श्रीलंका में आपने पढ़ा था वहां की गवर्नमेंट ने एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा था, कौन सी, सिंहला। दैट मीन्स अगर श्रीलंका में इस तरह के कोई पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो वहां पर जो पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज में आएगा, सिंहला लैंग्वेज के अंदर ही आएगा। समझ में आया, अरे हाँ या ना, क्लियर। अब शेड्यूल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, देखें इसको। The Indian Constitution does not give status of national language to any one language, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने किसी भी लैंग्वेज को क्या नहीं बना रखा है, कंट्री की कोई नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर रखा है। समझ में आई बात, पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, अबाउट 40% ऑफ इंडियंस मदर टंग इज हिंदी, कि इंडिया में जो है 40% से जो है आसपास जो लोग हैं उनकी मदर टंग, दैट मीन्स उनकी जो है मदर टंग का मतलब क्या होता है, मातृभाषा जिसको हिंदी में कहते हैं, जो जनरल वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। सो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसलिए हिंदी को जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, टर्म यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, ये लिखा है ऑफिशियल और ये क्या लिखा हुआ है, नेशनल। समझ में आया। यहाँ पर इसको ऑफिशियल लिखना भी गलत है एक हिसाब से, अगर इसको देखा जाए तो इसको आप क्या कह सकते हैं, शेड्यूल कहेंगे। समझ में आई बात। कुल मिला के ये भी क्या है, अपनी एक शेड्यूल लैंग्वेज है, इनमें से आप इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखें, बिसाइड्स हिंदी क्या इशू है, Besides Hindi, other 21 languages are recognized as the scheduled language by Indian Constitution, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हिंदी के साथ साथ 21 जो लैंग्वेज और हैं उनको हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है, शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा है। तो इसमें हिंदी भी इंक्लूड है। टोटल कितनी हो गई, 22। ओके, आगे देखें, अगला पॉइंट दे रखा है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, कि अगर कोई कैंडिडेट जो है किसी तरह का कोई एग्जाम फाइट करता है तो उस एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इन 22 में से किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखें, स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द रेस्पेक्टिव स्टेट, की जो स्टेट है उन स्टेट की अपनी क्या हो सकती है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। जैसे गुजरात में जो है गुजराती चलती है, सुना है आपने, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तो कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट स्टेट अपनी तरफ से वहां पर स्टेट के लिए क्या कर सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन ध्यान रखें कि स्टेट ने, इमेजिन करें एक स्टेट है गुजरात, उसने अपनी लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गुजराती, तो वहां पर जो 22 लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उनका भी यूज वहां पर किया जा सकता है। समझ में आया, वो लैंग्वेज वहां पर बैन नहीं है, उनका भी यूज वहां पर पॉसिबल है। ओके, आगे देखें, इंग्लिश एक्ट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, कि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो जनरली क्या होती है, दो स्टेट, जैसे आपने सुना होगा सदर्न जो स्टेट है अपने इंडिया के, जहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते, या आप इमेजिन करें आपको जो है कन्वर्सेशन करना है किसी साउथ के पर्सन के साथ, अब वो अपनी लैंग्वेज बोलेगा क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता। इमेजिन करें वो तमिल बोल रहा है, आपको तमिल आती नहीं, आप हिंदी बोल रहे हैं, तो इन दोनों के लिए बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश आप भी जानते हैं और इंग्लिश वो पर्सन भी जानता है, तो हम ऐसी कंडीशन में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्या करते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आया क्या लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, हाँ या ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है, टोटल ध्यान रखें 22 है। इज इट क्लियर, यस और नो। चलो आगे, आगे देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं इसको देखें। आपने सुना होगा कि हमारा जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चला था, या आपने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सुना है, हाँ या ना। पॉलिटिकल पार्टीज नाम सुना है आप लोगों ने। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसका नाम आपने सुना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, याद है ऐसा कुछ, कांग्रेस पार्टी सुना है।
ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया था, इसका मेजर रोल रहा था। ऐसा पता है आप लोगों को? आपने सुना होगा महात्मा गांधी का नाम, नेहरू जी का नाम सुना होगा, वो सारे इसी पार्टी से बिलोंग किया करते थे। तो जनरली हुआ क्या कि जब इस पार्टी के लोग इंडिया को फ्री करवा रहे हैं, तो आफ्टर 1947 जो गवर्नमेंट बनी थी, तो मेजोरिटी भी इसी पार्टी को मिली और इनकी ही गवर्नमेंट बनती आई। क्लियर हुई बात? उस कुछ टाइम पीरियड तक आप मान सकते हैं टिल 1990 तक, कब से बात कर रहा हूँ, 1947 से, और 1990 तक अगर बात करें तो हमारी कंट्री में, होल कंट्री की बात करो या जो है मैक्सिमम स्टेट्स की बात करें, सभी जगह जो गवर्नमेंट थी वो किसकी हुआ करती थी, एक सिंगल जो पार्टी है, कौन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट ही हुआ करती थी। ऐसा सुना है आप लोगों ने? बट धीरे धीरे जो है हमारे पास क्या हुआ, नई नई पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिया में क्रिएट होती गई। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। आप उस नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे जो है अलग अलग पार्टीज जो है बनती हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पर पार्टियाँ बनी हैं। जैसे कांग्रेस है, उसके अलावा और भी तो पार्टी हमारे पास एट प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल हैं, वो पार्टी कैसे बनी है उसके बारे में आप जो है फोर्थ चैप्टर है आपका, उसमें हम देखेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ यही समझना है कि 1990 तक मैक्सिमम स्टेट्स और कंट्री में जो है रूल किसका था, कांग्रेस पार्टी का ही रूल हुआ करता था। बाद में क्या हुआ, इसके बाद जो है अगर बात करें तो धीरे धीरे जो है इंडिया में क्या हुआ है कि कुछ छोटी छोटी जो है रीजनल पार्टीज जो है बनने लगी। रीजनल पार्टी क्या होती है? रीजनल पार्टी क्या होती है? जिसका जो एरिया है वो पर्टिकुलर एक रीजन तक ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। जैसे आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट टाइम एक पार्टी है जिसका नाम जो है टीएमसी, ऐसा कुछ सुना है आपने? तृणमूल कांग्रेस है। यूपी में भी कुछ छोटी मोटी पार्टीज हैं, वो छोटी मोटी पार्टी क्या होती है, रीजनल पार्टी होती है। क्या होती है? रीजनल पार्टी। अब ये रीजनल पार्टी क्या कर रही है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, इस बात को ध्यान से समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन हुए हैं तो पहले मेजोरिटी किसके पास हुआ करती थी, मैक्सिमम कांग्रेस के पास, सिर्फ कांग्रेस ही हर बार जीतती थी। अब क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में ये जो कांग्रेस पार्टी है ये तो पार्टिसिपेट कर ही रही है, बट उसके साथ अब और कौन पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगी, रीजनल जो पार्टीज हैं वो भी क्या करती है, इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करती है। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? जब पहले कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ती थी तो सीट्स जो है वो मैक्सिमम किसके पास होती थी, कांग्रेस के पास। अब रीजनल पार्टी भी चुनाव लड़ रही है तो कुछ सीटें अब कौन ले लेगी, रीजनल पार्टी ले लेगी। कुछ समझ में आया मैंने जो बताया? हाँ या ना? पहले 1990 से पहले की बात कर रहा हूँ, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या कुछ और पार्टी थी, मैक्सिमम सीट्स उनकी ही होती थी, वही मेजोरिटी में होते थे और उनकी गवर्नमेंट बनती थी। यहाँ तक समझ में आई बात? आफ्टर 1990 हमारे पास क्या आई, कुछ रीजनल पार्टीज जो है वो नई नई क्रिएट हुई। रीजनल पार्टी आने के कारण क्या हुआ, अब जब इलेक्शन होंगे तो कुछ सीट जो पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस ले लेती थी, अब वो सीट क्या हो गई, इन रीजनल पार्टीज के बीच में भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। यहाँ तक समझ में आया? ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए आपने सुना होगा हमें क्या चाहिए, एक मेजोरिटी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको क्या नहीं मिल पाई, मेजोरिटी नहीं मिल पाई। समझ में आई बात? हाँ या ना? जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है गवर्नमेंट बनाने के लिए तो वहां पर क्या होता है, कोएलिशन होता है। पढ़ाया आपने फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर भी क्या होगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या करेगी, कोएलिशन करेगी किसके साथ, जो रीजनल पार्टीज हैं उन रीजनल पार्टीज के साथ क्या करती है, कोएलिशन करती है। अब कोएलिशन क्या होता है, कोएलिशन किसे कहते हैं, हिंदी में क्या होता है, गठबंधन। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो किसी और पार्टी के साथ मिलकर अपने क्या करती है, मेजोरिटी प्रूव करती है। समझ में आई बात? अब यहाँ क्या हुआ है, ये तो आपने समझ लिया कि 1990 के बाद ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? अब इंडिया में होता क्या था कि पहले ये माना जो है एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और सेंट्रल में पहले गवर्नमेंट किसकी होती थी, कांग्रेस की, और स्टेट में भी गवर्नमेंट किसकी होती थी, इसी कांग्रेस पार्टी। ऐसी कंडीशन में जो दोनों लेवल की गवर्नमेंट है वो इजीली क्या हो रही थी, रन हो रही थी। अपनी मन मर्जी से ये क्या करते थे, रूल किया करते। बट प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ है, इमेजिन करें सेंट्रल में तो गवर्नमेंट आ चुकी है किसकी, कांग्रेस की, और आप ये भी देख सकते हैं रीजनल पार्टीज आने के कारण जो स्टेट हैं उस स्टेट में क्या हुआ, इमेजिन करें कि भाई कौन सी पार्टी रूल कर रही है, अब रीजनल पार्टी रूल कर रही है। कुछ समझ में आया डिफरेंस आपको? पहले दोनों तरफ एक ही पार्टी थी, अब दोनों तरफ क्या हो गई, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है। यहाँ तक बात समझ में आई?
ये सारी कंडीशन जो है आफ्टर 1990 की है। अब ऐसी कंडीशन में जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो तो अलग पार्टी की है और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो है वो क्या है, अलग पार्टी की। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, इस गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना बंद कर देती है। कुछ समझ में आया? कोऑपरेट करना बंद कर देगी। ये चाहती है कि यहाँ पर भी गवर्नमेंट किसकी बने, इनकी ही गवर्नमेंट बने। यही चीज़ हमें समझनी है। जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, समझ में आया? अरे हाँ या ना? अब दो कुछ नाम और बताना चाह रहा हूँ। एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की कौन सी है, बीजेपी, और दूसरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। बीजेपी जो कोएलिशन करती है, ध्यान से सुन लेना, बीजेपी जो है कोएलिशन करती है, दैट मीन्स किसी और पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो उस कोएलिशन का नाम जो है वो एनडीए है। क्या नाम है, एनडीए। समझ में आया? और अगला जो है जो कांग्रेस कोएलिशन करती है उसका नाम क्या है, यूपीए। क्या नाम है, यूपीए। समझ में आई क्या बात? बीजेपी जब छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलेगी तो पूरा एक ग्रुप बनेगा, कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, उसको नाम दिया जाता है एनडीए। ये आपको वापस 4th चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा, सुन लेना। एनडीए क्लियर? और कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस गठबंधन करती है और बड़ी यूनिट बनाती है वो पॉलिटिकल ग्रुप क्या कहलाता है, यूपीए। समझ में आया? आप लोगों ने न्यूज में कई बार सुना होगा एनडीए गवर्नमेंट, आपने ये भी सुना होगा यूपीए गवर्नमेंट। ये एनडीए और यूपीए का मीनिंग समझ में आया? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, अलायंस कर रहे हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं। ओके, हाँ सर। अब इस रिलेशन को समझना कैसे है, देखें, वापिस अपने टॉपिक पर आए। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल इन सेंटर एंड मैनी ऑफ द स्टेट्स, कि लंबे समय तक क्या हुआ, एक ही पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में भी रूल करती थी और वही पॉलिटिकल पार्टी कहाँ रूल कर रही है, स्टेट में भी रूल करती आई है। This did not allow state government to exercise their rights as autonomous federal unit। इसके कारण क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती थी, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाती। कुछ समझ में आया या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है, सेंट्रल में भी वही गवर्नमेंट है उसी पार्टी की और स्टेट में भी उसी पार्टी की क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। तब स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑटोनोमस का मतलब है इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर पाएगी, अपने जो पावर्स है उनका कंप्लीट यूज नहीं कर पाएगी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। समझ में आई बात? हाँ या ना? चलो आगे। सेकेंड पॉइंट देखें, इफ द पार्टी रूलिंग इन स्टेट एंड द सेंटर वॉज डिफरेंट। अब समझे इसकी ऑपोजिट कंडीशन है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में क्या हो, अलग हो, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो, अलग हो, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पावर का जो है क्या करती है, मिसयूज करती है, और वो क्या चाहती है कि स्टेट में भी जो है उनकी ही गवर्नमेंट क्या हो जाए, बन जाए। क्लियर? That was controlled by their rival party। आगे देखें, all this changed significantly after 1990। ये जो सारे चेंजेस हैं वो कब आए, 1990 के बाद आए। 1990 के बाद क्या हुआ, द टाइम saw the rise of regional political parties। इस टाइम पीरियड में हमारे पास नई नई क्या आने लगी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्रिएट होने लगी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट। और इसी टाइम पीरियड से इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ, एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जब कौन सी गवर्नमेंट बनने लगी, कोएलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। कोएलिशन गवर्नमेंट समझ में आया? हाँ या ना? अब देखिए आगे, नो सिंगल पार्टी हैड टू एंटर इन अलायंस टू फॉर्म गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी को उसके पास क्लियर मेजोरिटी होती ही नहीं थी। जब ऐसा कंडीशन हुई, जब रीजनल पार्टी आई, तो हर पार्टी को क्या करना पड़ा, किसी ना किसी अलायंस के साथ, कोएलिशन के साथ मिलना पड़ा और फिर अपनी मेजोरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट बनानी पड़ी। दिस लीड, अब ऐसा करने से क्या हुआ है, जब आप जो है कोएलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं तो ऐसा करने से इंडिया में क्या इंपैक्ट हुआ है, इसको देखें। This lead to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of the state government। इसके थ्रू क्या हुआ है कि अब स्टेट गवर्नमेंट को कुछ क्या मिले हैं, पावर मिले हैं। पहले कंडीशन क्या थी, दोनों में गवर्नमेंट सेम थी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑटोनोमस नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, सेंटर के जो है अकॉर्डिंग काम करती थी। अब क्या हो चुका है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है अपने उसको क्या मिल चुके हैं, कुछ राइट्स मिल चुके हैं, वो अपने हिसाब से अब क्या कर सकती है, डिसीजन जो है ले सकती है। समझ में आई बात? लास्ट पॉइंट देखें, दिस न्यू ट्रेंड मेड डिफिकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्री मैनर। और इसके थ्रू क्या हुआ है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आसानी से क्या करे, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दे। कुछ समझ में आई बातें? अरे हाँ या ना? अब आपके डाउट बोले, हाँ बोलो।
आर्बिट्रेरी मैनर का मीनिंग होता है अपनी मन मर्जी के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं हटा सकती, गलत तरीके से नहीं हटा सकती। और कुछ? हाँ राहुल सुखवाल, नहीं कोई डाउट? अलायंस, जो कोalition है उसी के लिए सिमिलर टर्म कौन सा है? अलायंस है। अलायंस का मतलब भी क्या है? गठबंधन करना। ओके हाँ, क्या हुआ? ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। दिस लीड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है? फ्रीडम देना। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को फ्री करना। पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या होती थी? जैसी सेंट्रल कहती थी वैसे ही काम करती थी, क्योंकि सेंटर में भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही पॉलिटिकल पार्टी कहाँ थी? स्टेट में। अब क्या हो गई दोनों में? चेंज। तो इसके कारण अब स्टेट गवर्नमेंट क्या हो चुकी है? ऑटोनॉमस हो चुकी है। ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या है? फ्री हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अपने हिसाब से कुछ डिसीजन जो है वो खुद ले पा रही है। क्लियर? और कोई डाउट? हाँ, एनडीए और यूपीए की फुल फॉर्म। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके, और यूपीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। क्लियर हो गई बात? मैंने आपको जो है एनडीए और यूपीए नाम से दो टर्म समझाए थे। एनडीए मैंने कहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है जब किसी के साथ, जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है जब किसी के साथ कोएलिशन करती है उसको नाम देते हैं हम एनडीए। ये आपका 4th चैप्टर के अंदर डिटेल्स है। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। समझ में आया? अलायंस का मतलब मीनिंग पता चल गया? गठबंधन। और दूसरी बात की कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस जब जो है किसी के साथ क्या करती है? गठबंधन करती है, कोएलिशन जो है करती है, तो उसको नाम क्या देते हैं? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्लियर हो गई बात? और कोई डाउट? हाँ हाँ, मिलकर सरकार बनाएंगे। अरे रुक जा, हाँ बोल। मिलकर सरकार बनाएंगे तो मतलब क्या? सब पार्टी मिलकर एक कंट्री में रूल करेंगे। सब पार्टी मिलके एक कंट्री में रूल करेंगे। जैसे जो है इमेजिन करें कि हमें सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनानी है, तो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको सेंट्रल लेवल पर क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए। अब वहाँ पर माना बीजेपी है, फिर कांग्रेस है। अब होता क्या है कि जिन रीजनल पार्टीज के कारण इन दोनों पार्टी को क्या नहीं मिली है? मेजोरिटी नहीं मिल पाई। और गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या जरूरी होती है? मेजोरिटी जरूरी होती है। अब मेजोरिटी लाए कहाँ से? तो ये बड़ी पार्टी क्या करती है? छोटी पार्टी के साथ क्या करती है? गठबंधन करने की। समझ में आया? जो गठबंधन करने में सक्सेसफुल हो जाती है उसकी मेजोरिटी प्रूव हो गई और वो अपनी वहाँ पर क्या बनवा पाएंगे? गवर्नमेंट बना पाएंगे। और जो नहीं बना पाते, जिसकी मेजोरिटी नहीं होती है, वो फिर वहाँ पर क्या बन जाती है? ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है। समझ में आया क्या? हाँ, उनकी जहाँ पर गवर्नमेंट बन जाती है तो रूल कौन सी पार्टी करेगी? दोनों पार्टी मिलकर रूल करेंगी, साथ में रूल करेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे इसका क्वेश्चन है कि सर जो है अगर कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है, जैसे एक पार्टी जो है बीजेपी है और दूसरी कोई रीजनल पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, तो एक्चुअल में रूल कौन करेगी? इसका क्वेश्चन ये है। तो एक्चुअल में रूल जो है वो दोनों पार्टी मिलकर करती हैं। दोनों पार्टी पहले डिसाइड करती है कि जो मिनिस्टर होंगे, कितने मिनिस्टर एक पार्टी के होंगे और कितने मिनिस्टर दूसरी पार्टी को दिए जाएंगे, सीएम कौन होगा या फिर उनका पीएम कौन होगा, डेप्यूटी सीएम कौन होगा, ये सारे डिसीजन दोनों पार्टीज मिलकर ही करती हैं। क्लियर हो गई बात? और कोई डाउट? नहीं? बंद कर दे बेटा इसको।